शख्सियत को यहाँ बुलाऊंगी, हम जिन्हें सुनने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी का हर एक पन्ना हमें बहुत कुछ सिखाता है। डॉक्टर सैयद इलियास साहब, जिन्हें हम ज्यादा प्यार से उमर खालिद के पिता के रूप में जानते हैं। डॉक्टर साहब एक भारतीय मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और कम्युनिटी लीडर भी हैं। डॉक्टर साहब मुस्लिम सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं से काफी लंबे अरसे से जुड़े हैं। जमात-ए-इस्लामी हिंद के सलाहकार समिति से जुड़े हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और लीगल कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। राजनीतिक तौर पर डॉक्टर साहब वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक उर्दू मासिका अफकार-ए-मिली के प्रकाशक और संपादक भी हैं। डॉक्टर साहब अपने भारतीय नागरिक होने का फर्ज तो हमेशा निभाते आए हैं, लेकिन आज भी हमारे बीच सिर्फ एक नागरिक के तौर पर नहीं, बल्कि उमर खालिद के वालिद के तौर पर भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ आए, और आपको यहाँ बुलाना मेरे लिए एक पर्सनल ऑनर का भी क्षण है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पे बैठे मुख्य अतिथि और ऑडियंस में मौजूद हमारे बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैं हफीज मीठी के शेर से अपनी बात का आगाज करना चाहता हूँ। दाद दीजिए कि हम जी रहे हैं वहाँ, दाद दीजिए कि हम जी रहे हैं वहाँ, है महाफिज जहाँ कातिलों की तरह। देखिए, असल में इस वक्त में मैं सिर्फ उमर के इशू को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, बल्कि मैं उन सब लोगों के इशू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो जेलों में, हमारी जेलों में बगैर किसी अपराध के कई सालों से बंद हैं। और आपने अभी चंद महीने पहले यहाँ कई साल तक जेल में बंद रहने के बाद वो 12 लोग इनोसेंट डिक्लेयर हुए हैं जिन्हें सीरियल बम ब्लास्ट में पकड़ा गया था। मैं चंद बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं, और ये हम देश के नागरिक होने की हैसियत से ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन सवालों पर चिंतन करें। अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो ये जुल्म ऐसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। हमारे देश में, हमारे डेमोक्रेसी के अंदर के कहा जाता है कि 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इन तीनों को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। एक दूसरे का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन है, ये जो इनके दरमियान अंतर रखा गया है, वो ब्लर्ड होता जा रहा है। अब ये मुश्किल होता है कि जुडिशरी के फैसले पर लेजिस्लेचर का या हुकूमत का असर न हो, पुलिस हुकूमत के दबाव में काम न कर रही हो। बोलने के लिए हम बहुत सारी बातें कहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब अलग है, जज का फैसला नहीं है, फैसला है, लेकिन देने वाला एक ही आदमी होता है और वो अपने जो सराउंडिंग है उससे वो प्रभावित करता है। इसलिए हम एहतियात के तकाजे के तौर पे बात करते हैं, लेकिन हमारे दिल में क्या है हम अच्छा तरह जानते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो हमने इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद आज़ादी हासिल करके एक संविधान बनाया था और ये समझा था कि आज के बाद हमारे देश के अंदर आज़ादी होगी, डिग्निटी हासिल होगी, इंसाफ मिलेगा, किसी को पे जुल्म नहीं होगा, लोगों को इनोसेंट पकड़ा नहीं जाएगा, लंबे अरसे तक जेल में नहीं रखा जाएगा, ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। 2 एग्जाम्पल हैं। एक तो अभी शाहीन बाग के मूवमेंट के बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो एक एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल आपके महाराष्ट्र से भीमा प्रोग्राम का है।
जिसके अंदर कितने हमारे बुजुर्ग हस्तियां जेल में बंद कर दी गई। आज एक अच्छा टर्मिनोलॉजी हमारी मौजूदा हुकूमत है, वो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को कॉइन करते रहती है। ये पहले कहा जाता था नक्सलवाद, अब उसके लिए एक दूसरा नाम अर्बन नक्सल का बन गया है। अब किसी को भी जो आदमी डिसेंट करे हुकूमत से, सरकार के किसी फैसलों का विरोध करे, उसके खिलाफ आवाज उठाए, तो उस पर बहुत आसानी से अर्बन नक्सल का डाउन लेबल लग जाता है और उसके बाद सब बातें बंद हो जाती है। इसी तरह से किसी के ऊपर यूएपीए लगा दिया जाए, या उससे पहले टाडा होता था, लगा दिया जाए तो कहा जाता है कि हाँ भाई यूएपीए लगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ संगीन अपराध जरूर किया होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में 1985 से 1995 तक 95 तक टाडा का कानून था, एक काला कानून था, और पूरे कानून में 67,000 लोग गिरफ्तार हुए थे पूरे देश में। 1% कन्विक्शन, 1% कन्विक्शन हुआ है, 99% लोग इनोसेंट थे। और ये जो इस वक्त यूएपीए लगा हुआ है, इसमें भी 2% कन्विक्शन हुआ है, 98% लोग इनोसेंट है। ये जितने काले कानून बनते हैं, चाहे वो टाडा हो, पोटा हो, यूएपीए हो, गजकोका हो, मकोका हो, अफसा हो, ये सब कानून एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, पुलिस के हाथ में एक ऐसा लाइसेंस थमा देते हैं हुकूमत के हाथ में कि जिसको चाहे उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए, उसके बाद कोई सवाल ही नहीं होगा, इसलिए कि इतना संगीन धारा लगी हुई है। ऐसा तो नहीं हो सकता गलत लगा दी गई हो। लेकिन जब 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद लोग इनोसेंट डिक्लेयर होते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने उनको बंद किया था, उनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी? तो उनसे सवाल क्यों नहीं करता है? Why not they are accountable? Why not they must be punished? उसी धाराओं के अंदर जिनको गिरफ्तार किया गया, आपने 10 साल उसकी जिंदगी के जाये कर दिए। कितना आसान लगता है, 5 साल से जेल में बंद है, 7 साल से जेल में बंद है। ये नौजवान लड़के, चाहे मैं शर्जील की बात करूं, उमर की बात करूं, इन्होंने ये तय किया था कि हमें अपने देश के अंदर लोगों के काम आना है। आपको मालूम होना चाहिए कि उमर खालिद को अमेरिकन की यूनिवर्सिटी से 2 जगह से स्कॉलरशिप मिली थी। इनकार कर दिया। मुझे इसी देश में काम करना है, पासपोर्ट नहीं बनाया। जेएनयू की जो यूनिवर्सिटी है, उसकी विशेषता ये थी कि देश में कोई भी फैसला हो, पार्लियामेंट करे, कानून बने, अगर वो उनका ये ख्याल होता है कि अगर वो लोगों के फायदे में नहीं, नुकसान में है, तो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। हमेशा आप जेएनयू के लोगों को जंतर मंतर पे देखते हैं। लेकिन आज पिछले 10 साल से जेएनयू पर जो एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से इंटरफेरेंस हो रहा है, आवाजें दबाई दी जा रही है, जेएनयू एसयू के लोगों को के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, तो ऐसा लगता है कि एक ऐसी संस्था जहां पर हमारे नौजवान बच्चे सिर्फ शिक्षा नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि वो देश के आम आदमी से जुड़कर उनकी समस्याओं को हल करने के बारे में सोचते थे, आज उनको आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ उम्र की बात नहीं है, क्योंकि मुझे उमर जब जेएनयू में आए थे, उसके बाद मुझे कई बार जेएनयू जाने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि उस संस्था की विशेषता क्या है। उसमें एडमिशन का सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि गांव के, देहात के, गरीब ऐसे लोग जो बड़ी संस्था के अंदर जाने का सोच ही नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को वहां पे एडमिशन मिल जाता था। अब वो सब चीजें खत्म की जा रही है। वो एक अलग विषय है, उसमें बात नहीं करूंगा कि जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटियों को और हमारी जो शिक्षा संस्थाओं को किस तरह से ये 10-12 साल में इसको नुकसान पहुंचाई गई, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो एक दूसरा विषय है जिसमें बात होनी चाहिए। ये हमारे वो बच्चे थे जो सोच रहे थे कि हमें यहाँ गरीबों को, दबे हुए पिछले लोगों को, जो अनएम्पावर्ड लोग हैं उनके लिए थे, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे उनके लिए काम करेंगे। आप एक मैसेज, ये सवाल ये पैदा होता है कि ये पूरा झूठा केस है।
जो लोग शाहीन बाग की मूवमेंट चला रहे थे उनको दिल्ली दंगों से जोड़ दिया गया। लेकिन आप अजीब गरीब बात करिए कि मरने वाले 95% लोग मुसलमान, जिनकी दुकानें और मकान जलाए गए मुसलमान, और करने वाले भी मुसलमान। जो लोग उसमें जिम्मेदार थे वो आज मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। ये सरकार का ये घमंड था कि हमने कानून बनाया था, सीए का कानून, उसको चुनौती दे रहे हैं ये लोग। ये शाहीन बाग जो थी ये किसी मुसलमानों की ट्रेडिशनल लीडरशिप ने एस्टेब्लिश नहीं किया था। ये यूनिवर्सिटियों के लड़के थे और हमारी महिलाएं थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी पूरे मुल्क में 287 प्लेसेस पे शाहीन बाग बन गए। एक पूरी मास मूवमेंट खड़ी हुई थी एक ऐसे कानून के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेटरी कानून था। तो सरकार ने सोचा अच्छा ये हमको चुनौती देते हैं, हमारे कानून के खिलाफ खड़े होते हैं, तो इनको ऐसी धाराओं में और ऐसे मामले से जोड़ा जाए कि इनकी हिम्मत टूट जाए। तो जो है इनको पर जो है दिल्ली दंगों का इल्जाम लगाया गया। उमर खालिद तो जिस जमाने में दिल्ली दंगे हुए थे वो तो दिल्ली में थे भी नहीं, वो बिहार में किसी सीए के प्रोग्राम के अंदर भाषण दे रहे थे। तो जब ये बात हमारे वकील ने कही अदालत में, तो कहा वो जो 9/11 जिन्होंने किया था वो भी थोड़ी अमेरिका में थे, वो तो मलेशिया में थे। तो आप उठाकर देखिए कि हमारे यहाँ जो सब केसेस बनाए जाते हैं, यानी ये जो उमर खालिद और शर्जील इमाम इन लोग खिलाफ जो केस बनाया गया है वो 30,000 पन्नों की चार्जशीट है, 900 विटनेसेस है। ये उमर की जिंदगी में केस खत्म नहीं हो सकता है। आपने एक नौजवान की लाइफ को जो बहुत कुछ करना चाहता था इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, उसको खत्म कर दिया। अब वो जेल से बाहर आ भी जाए तो वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता है। ये जो लोग बाहर निकले हुए, जिन 5 लोगों को हम खुशी मनाते हैं कि उनको जेल बेल दी गई, जिन 5 लोगों को बेल दी गई, उन पे इतनी कंडीशन लगा दी गई कि एक मात्र वो हाउस अरेस्ट है, कुछ नहीं कर सकते। 30,000 पन्नों की चार्जशीट, 900 विटनेसेस, और ये भी कोर्ट के लिए ये कोई विषय नहीं है कि ये केस कितना चलेगा। मैं चाह रहा था, हमारे उससे पहले जो वकील साहब बात कर रहे थे तो तफसील से इस केस से बात करते हैं। इस केस ने कुछ ऐसे यानी चीजें इस्टेब्लिश कर दी है कि यानी आप सोचिए कि ये जो यूएपीए का केस है उसकी डेफिनेशन में ये बात कही कि जो लोग एक्सप्लोजिव इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें, और एनी अदर मीन्स को इस कोर्ट ने डिफाइन किया। एनी अदर मीन कैन बी ए प्रोटेस्ट, कैन बी ए पीसफुल प्रोटेस्ट, कैन बी ए डिसेंट, कैन बी ए भाषण। आप सोचिए कि इसके बाद इसको अगर यही केस बाकी रहता है तो इसको कितनों को अप्लाई किया जाएगा? कोई पॉलिटिशियन बच नहीं सकेगा। सरकार के खिलाफ भाषण देने वाले लोग भी यूएपीए के अंदर आ जाएंगे। तो मैं ये महसूस करता हूं कि ये जो जजमेंट है ये बहुत सिंपल जजमेंट नहीं है। उमर के केस में यानी आपने ये पूरी प्रक्रिया को देखिए, पहले हम लोअर कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब अब रिटायरमेंट के बाद जयपुर फेस्टिवल में कहते हैं कि उमर को इनको बेल मिलनी चाहिए थी, वही जब चीफ जस्टिस थे तो 14 बार एडजमेंट हुआ था उमर खालिद के केस में, 14 बार, और 6-7 बार से सिर्फ एक ही बेंच को भेजा जा रहा था बेला करने, जिसका रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने किसी को बेल नहीं दी। और जब रिटायर हुए तो कहते हैं कि मैंने ए से जेड तक सबको अपनी टर्म में बेल दे दी। तो लोगों ने पूछा उसमें उमर और शर्जील यू और एस नहीं आते हैं क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं असल में कि हमको ये महसूस करना चाहिए कि अदालतों में, हमारी अदालतों में हम ये महसूस करते हैं कि भाई अभी भी हमको अपना वो विश्वास रखना चाहिए कि अदालत से केस का फैसला होगा, लेकिन अदालतें जब बिल्कुल
सरी नाइंसाफी करती है, तो उसके बाद आप किससे दुहाई देंगे? आप मुझे ये बताइए कि आप ये जजमेंट भी दे रहे हैं, नजीब के केस को आप कह रहे हैं, हाँ नजीब के केस में ये कहा गया था कि लंबा इनकार्सरेशन हो और बहुत ज्यादा विटनेसेस हो और ये उम्मीद नहीं हो कि जल्दी ट्रायल फिनिश हो तो उनको बेल मिल सकती है। सिर्फ अगले दिन, जिस दिन उमर को डिनाई हुआ, अगले दिन एक दूसरे आदमी को इसी बुनियाद पर कि लंबा 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में बंद है और 200 विटनेसेस हैं, उनको बेल दे दी गई। आप सोचिए, एक दिन पहले बेल डिनाई की गई, अगले दिन इसी आधार के ऊपर बेल दे दिया। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है। तो ठीक है, मैं ये महसूस करता हूं कि वो एक इशू वो भी है कि जो मुसलमान अगर आप हैं तो आपको बेल मिलना या आपके केस का फैसला आसानी से होना ये मुमकिन नहीं नजर आता है। ये सूरत पैदा हो गई है देश के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मतलब हम इसको डिनाई नहीं करते। वी कैन नॉट गो शाय अवे फ्रॉम द सिचुएशन। हम नहीं कह सकते भाई ठीक है अब छोड़िए, जाने दीजिए, मत, नहीं, आपको जाना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है कि जुडिशरी, तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा जुडिशरी के ऊपर से। वरा राव 80 साल के बुजुर्ग को कितने दिन तक आप जेल में रखा, और फादर स्टेन को तारीख मांगा जा रहा है पीने, पानी पीने के लिए, तो उसको डिनाई किया गया है। ये कोई तुक है? ये कोई बुनियाद है? तो मैं ये कहना चाहता हूं असल में कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कि जब तक हमारे देश में ये काले कानून रहेंगे, अगर आपका ये ख्याल है कि हम टेररिज्म को खत्म कर पा रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या खत्म किया टेररिज्म को? ये टेरर लॉज आपने बना रखे हैं, चाहे टाटा का हो, कोटा का हो, लेकिन कितने इनोसेंट लोगों को आपने पनिश कर दिया, उनकी जिंदगियां तबाह कर दी, कितने टेररिस्टों को पकड़ाया। और वो भी एक विषय है जिसपे बात होनी चाहिए कि वाकईतन टेररिज्म है क्या, नहीं है क्या, या एक टूल है एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, पुलिस के हाथ में लोगों को बंद करने का। वी हैव टू फेस दीज इश्यूज। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। टेररिज्म एक ऐसा हथियार दे दिया गया है पुलिस के हाथ में और गवर्नमेंट के हाथ में, जिस पे लगा दिया गया उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। और फिर ये बात, यानी हमको इस पे भी बात होनी चाहिए कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद कोई आदमी का एक्विटल होता है, तो जिन लोगों को उस चार्जशीट बनाने पर, केस बनाने पर उनकी तरक्की होके बड़े पद मिल जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। उनकी इसका फैसला होना चाहिए कि आपने झूठी चार्जशीट बनाई थी, आपने झूठे केसेस बनाए थे। अब उमर के केस में देखिए 900 विटनेसेस, कोई तुक है? और उसमें भी 45 विटनेसेस वो हैं जो प्रोटेक्टेड विटनेस है, उनका नाम भी नहीं मालूम आपको, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, नाम नहीं बता रहे। जब ट्रायल शुरू होगा, कब शुरू होगा मालूम नहीं, तब शायद वो सामने आएंगे कि ये वो थे। तो आपको मालूम है हमारा जिस तरह का हमारे यहाँ केसेस चलते हैं, एक एक विटनेस को कितने बार वो नहीं आता है, फिर अगली डेट पे डेट पड़ते रहती है। अभी यानी आप सोचिए कि इस केस में, उमर खालिद केस में, अभी चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए, 5.5 साल चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए हैं, तो गवाहियां शुरू होने बात कब आएगी मालूम नहीं। और अदालत ये कह रही है। आप मुझे ये बताइए कौन सा तुक है? मैं हमारे वकील साहब से पूछना चाहता हूं कि ये इसका क्या प्रेसिडेंट हमारे इसमें है कि आप ये कहते हैं कि ये तो रूल है, ये तो केस है, ये जो बार बार हमारे यहाँ कहा गया जुडिशरी में, और खासतौर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने बहुत बार दोहराया, बेल इज a रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में ये मामला उलट जाता है, जेल इज ए रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन। तो ये क्या तुक है कि आप ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, लंबे इनकार्सरेशन और ज्यादा विटनेसेस हो तो बेल दे दी जानी चाहिए, लेकिन वो अभी थ्रेशोल्ड नहीं आया है। 5.5 साल भी हो गए, थ्रेशोल्ड नहीं आया है। और फिर आप ये कहते हैं कि अब आप, यानी आप सोचिए ये कौन सा तुक है
कि अभी चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं कि आइंदा 1 साल तक आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? सजा दे रहे हैं आप। विदाउट कन्विक्शन आपने सजा दे दी 1 साल के लिए। 1 साल तक आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं ये महसूस करता हूं कि ये जो सिचुएशन हो रही है हमारी जुडिशरी के साथ में, और ये जिस तरह से ब्लर्ड होते जा रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी और लेजिस्लेचर के दरमियान का फासला खत्म हो जा रहा है, गुडमुड हो गई चीजें। बहुत सारे इश्यूज है बोलने के लिए, लेकिन टाइम भी परमिट नहीं कर रहा है। और मैं दूसरे इश्यूज को, जो अलग इशू है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इस पर्टिकुलर केस से, उसको नहीं लाना चाहता हूं। लेकिन अगर हम इस मुल्क के जिम्मेदार शहरी हैं, अगर हमने इसको फेस नहीं किया, इन इश्यूज को आंख में आंख डाल के बात नहीं की, इसके खिलाफ मास मूवमेंट खड़ी नहीं की, तो आने वाली जनरेशन हमें कोसेगी, हमें कहेगी कि आपको जो मौका था आपने इसको हम एक गलत, यानी एक खराब सिचुएशन बना के आप हमारे हाथ में देके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।